फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको लाइव ज्ञान। हम ईएनटी के डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारा साइनसाइटिस जो है वो टॉपिक चल रहा था। उसकी डेफिनेशंस, टाइप, कोज, पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। साइनोसाइटिस एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूं। साइनोसाइटिस क्या है? जो हमारे फेस के अंदर जो फेशियल कैविटी है उसके अंदर जो साइनस प्रेजेंट होते हैं, 4 साइनस प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था। ओके, फ्रंटल, एथमोइड, मैक्सिलरी एंड स्फेनोइड जो है, उन साइनस की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन? उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके अंदर इन्फेक्शन की वजह से अगर इन्फ्लामेशन की कंडीशन बनती है तो उसको हम कुल मिला के क्या कहते हैं? साइनोसाइटिस। मतलब साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन का होना क्या कहलाएगा? साइनोसाइटिस। आया समझ आपको? बिल्कुल। आप इसके लिए हमारा जो लास्ट क्लास है वो देख सकते हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो रहेगा इसके मैनेजमेंट के बारे में। हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अब, और क्लास का हमारा आज का टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट ऑफ साइनोसाइटिस। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। मेडिकल मैनेजमेंट हम सबसे पहले इसमें देखेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट को हम दूसरा क्या कहते हैं? फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी कहते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, तो हम इसमें सबसे पहले इन्फेक्शन को कम करने के लिए क्या प्रीफर करेंगे? एंटीबायोटिक थेरेपी। गॉट माय पॉइंट? एंटीबायोटिक थेरेपी। हम इसमें एंटीबायोटिक में कौन से एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं? एमोक्सिक्लेव 625 mg जो होता है, एमोक्सिलिन, और उसमें कल्वेनिक एसिड 125 mg होता है। और इसमें हम साइन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन यूज होती है। इसमें एंटीपायरेटिक, पीसीएम इसको बोल सकता हूँ। उसके बाद में एनाल्जेसिक। मेडिको लाइव ज्ञान मेडिकोज कैफे के साथ में फार्माकोलॉजी क्लास कंटिन्यू कर रहा है। यू कैन प्रीफर दैट वन ऑल्सो। एनाल्जेसिक हम इसमें प्रीफर करेंगे। ओके, नेजल डिकंजेस्टेंट क्या देंगे? और अब मुझे उम्मीद है कि साउंड, पिछली कुछ क्लासेस से साउंड जो है थोड़ा क्लियर आ रहा होगा, कुछ बैकग्राउंड नॉइज जो है वो कम हुआ होगा। नेजल डिकंजेस्टेंट हम इसमें देंगे। नेजल डिकंजेस्टेंट क्या होते हैं? जैसे कि अपन विक्स वगैरह होती है ना, विक्स इनहेलर, वो नेजल डिकंजेस्टेंट का काम करते हैं। उस तरह के हम इसमें मेडिसिन देते हैं। ओके, एंटीहिस्टामिन क्यों देंगे? हमने देखा था कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हिस्टामिन, प्रोस्टोग्लैंडिन, ये सब चीज़ें क्या हो रही थी? रिलीज हो रही थी। तो उन चीज़ों को सप्रेस करने के लिए क्या देंगे हम? एंटी हिस्टामिन। आ रहा है समझ? आ रहा है फार्माकोलॉजिकल समझ में पूरी इसकी? तो ये सब चीज़ें इसमें हम देते हैं। और इसमें हम क्या दे सकते हैं? स्टीम इनहेलेशन। स्टीम जो है, मतलब भाप जो है वो क्या करेगी? जो नेजल पास है, पैसेज है, उसको क्या करती है? ओपन करती है, अफेक्टिव बनाती है उसके पासवे को, और उसको ये भी एज ए डिकंजेस्टेंट की तरह काम करती है। उसको ये रिलैक्स करती है ताकि जो ब्रीथिंग है या एयर एक्सचेंज है वो प्रॉपरली हो पाए। ठीक फ्रेंड्स, ये था मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ साइनोसाइटिस। नाउ लेट अस सी अबाउट द सर्जिकल मैनेजमेंट। विच वन? सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट का मतलब इसमें कौन से सर्जिकल प्रोसेस इसमें किए जा सकते हैं साइनोसाइटिस की जो प्रॉब्लम है उससे ओवरकम आने के लिए। एक तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी क्या कर सकते हैं? एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कर सकते हैं।
इसमें दूसरा क्या कर सकते हैं, जो भी साइनस अफेक्टेड हैं उस अफेक्टेड साइनस को हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, जैसे कि स्फेनस जो है, सेफनोइड जो है, उसमें इन्फेक्शन हो गया, उसको रिमूव करना है तो उसको हम क्या कह देंगे, स्फेनेक्टोमी। ठीक है। और एक इसके अंदर प्रोसीजर फॉलो होता है कोल्डवेल ल्यू प्रोसीजर। ओके, कोल्डवेल ल्यू प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, कोल्डवेल ल्यू प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, कोल्डवेल प्रोसीजर क्या होता है कि जो मैक्सिलरी साइनस है, अगर वो मेडिकेशन से ठीक नहीं हो सकता तो उसको जो रिमूव करने की प्रोसीजर है कि किसको, मैक्सिलरी साइनस को, मैक्सिलरी साइनस जो है उसको रिमूव करने की प्रोसीजर क्या कहलाता है, कोल्डवेल ल्यूई प्रोसीजर कहलाता है। ये कब किया जाता है, जब मेडिसिन के माध्यम से जो मैक्सिलरी साइनस है, साइनोसाइटिस है, वो अगर क्योर नहीं हो रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, कोल्डवेल ल्यू प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम एक इसमें नेजल एंट्रोस्टोमी होता है, कौन सा प्रोसीजर होता है, नेजल एंट्रोस्टोमी। इसके अंदर भी जो सेप्टम है, जो अफेक्टेड साइनस के जो पार्ट हैं, इथेमोइड इथेमोइड जो है उसके जो पार्ट्स हैं, या फिर सेप्टा जो है, नेजल सेप्टा, अगर वो इन्फेक्टेड है, इन्फ्लामेशन है उसके अंदर और इरिवर्सिबल डैमेज उसके अंदर हो गया है, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं और उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, नेजल एंट्रोस्टोमी कहते हैं। कोल्डवेल ल्यू प्रोसीजर जो है, जो मैंने आपको बताया, मैक्सिलरी साइनस जो होता है, अगर उसके अंदर इरिवर्सिबल डैमेज, मतलब कि उसके अंदर अगर नेक्रोसिस हो जाए तो उसको रिमूव करने की जो प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं कोल्डवेल ल्यूई प्रोसीजर। आ रहा है समझ, बिल्कुल। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा सर्जिकल मैनेजमेंट, इसके साथ कंप्लीट होता है। अगला हमारा टॉपिक है नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। सो फ्रेंड्स, इसके साथ में ही ये डिजीज कंप्लीट हो जाएगी और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं, सजेशंस जो हैं, फीडबैक जो है, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, क्या इम्प्रूवमेंट हमारे इन वीडियोज़ में किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज़ फ्रेंडली इन्वायरमेंट टू लर्न। आपको भी हेल्प हो रहा है एंड इवन मी ऑल्सो लर्निंग समथिंग विद यू गाइज। सो फ्रेंड्स, आप अपने सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ वो भी आप मुझे बताएं। पूरा प्रयास करूँगा कि इसमें कुछ जो इम्प्रूवमेंट, कुछ फीडबैक, कुछ आप जो भी सजेशन देंगे मैं उन पर काम कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे कि क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाई जा सकती है। तो फर्स्ट जो नर्सिंग केयर टू बी प्रोवाइडेड इज व्हाट, इसमें हम वार्म कंप्रेशन प्रोवाइड करवाने का पेशेंट को कहेंगे। क्या कराएंगे, वार्म कंप्रेशन। अब ये क्यों करवा रहे हैं, गर्म चीज़ से कंप्रेशन, मतलब अपन इसमें हॉट वाटर बैग है उसको अप्लाई कर सकते हैं नेजल एरिया के आसपास। क्यों, ताकि इससे क्या होगा, नेजल, एक तो दो चीज़ें फायदे होगी इससे, क्या होगा, दो बेनिफिट होगा। एक तो इससे अगर पेन हो रहा है तो वो कम हो जाएगा, दूसरा इससे आपको फायदा है, ये बिल्कुल अपन अप्लाई करते हैं नॉर्मली घरों में, उससे क्या फायदा होता है कि जो नेजल डिकंजेस्टेंट है वो भी कम होता है। मतलब कहने का क्या कि जो नेजल ओपनिंग है वो क्या हो जाती है, अफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, आ रहा है समझ। ये इनके रेशनल हैं। क्या करेंगे, वार्म कंप्रेशन करेंगे। दूसरा इसमें क्या करेंगे, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। इससे क्या होगा, ये भी कई चीजें करती है फ्लूइड इनटेक से। एक तो जो होमियोस्टेसिस है वो मेंटेन रहता है, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है, पायरेक्सिया की कंडीशन नहीं होती। दूसरा इसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहता है। फ्लूइड अगर ज़्यादा लेंगे तो इट मेंटेन बॉडी इम्यूनिटी ऑल्सो।
इम्यूनिटी कैसे इफेक्ट होगी? अगर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा तो उसकी एज ए कॉम्प्लिकेशन जो है वो इम्यूनिटी कम हो जाती है। उस वजह से क्या है कि पेशेंट जो है वो ज़्यादा प्रोन हो जाता है किसी भी डिजीज से रिलेटेड। तो फ्लूइड इंटेक इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा कि इट हेल्प्स, कई चीज़ों में हेल्प करता है। एक तो जो भी इन्फेक्शन है उसको अपन रिकवरी रेट फास्ट हो जाता है, और दूसरा बॉडी जो है वो डिजीज़ के मतलब कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके इतने उसमें उस कंडीशन में नहीं आती है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं जनरेट होते हैं। तो सीधी सी बात है, इंक्रीज करना है फ्लूइड इनटेक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस इन इज दैट हमें पेशेंट को एडवाइज करना है। क्या एडवाइज करेंगे? अच्छा, एक चीज़ उसमें बताना भूल गया, असेसमेंट होगा इसमें। सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट में असेसमेंट करेंगे पेन का। पेन में क्या असेसमेंट करेंगे? एरिया या लोकेशन और उसकी फ्रिक्वेंसी। ओके, कहाँ पर पेन हो रहा है और कितना पेन हो रहा है, पेन स्केल से हम पेन को असेस करेंगे। ठीक है, पेन स्केल से कि कितना पेन हो रहा है पेशेंट को, उस चीज़ को अपन असेस करेंगे। उसके बाद में वार्म कंप्रेशन है, इंक्रीजिंग फ्लूइड इनटेक है। एडवाइस करेंगे पेशेंट को, क्या एडवाइस करेंगे कि वो क्या नहीं करे, स्विमिंग नहीं करे। क्या कहेंगे उसको कि टू अवॉइड स्विमिंग, स्विमिंग अवॉइड करने को उसको हम कहेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्विमिंग से किस प्रकार जो साइनोसाइटिस की कंडीशन है वो हो सकती है। तो हम पेशेंट को कहेंगे कि आपको स्विमिंग अवॉइड करनी है जब तक आपका इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो जाता। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें क्या है, हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कोल्ड इन्वायरमेंट से दूर रहने के लिए, कोल्ड इन्वायरमेंट को अवॉइड करने के लिए। आ रहा है समझ? कोल्ड इन्वायरमेंट क्यों? क्योंकि कोल्ड इन्वायरमेंट जो है वो ऐसा कहा जाता है कुछ थ्योरीज से कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, जो कि एक कोज है किसका, साइनोसाइटिस का, उसके लिए जो वायरल है, वायरस जो भी हैं, उनकी ग्रोथ के लिए कोल्ड इन्वायरमेंट फेवरेबल इन्वायरमेंट माना जाता है। और आप भी जानते हैं, कॉमनली हम देखते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो कोल्ड इन्वायरमेंट में ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, उनकी जो होने की टेंडेंसी है, उनकी जो रेट है, रेट ऑफ अकरिंग, वो कोल्ड इन्वायरमेंट में ज़्यादा होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आगे इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को एडवाइस करेंगे क्या, ओरल हाइजीन वो अपनी मेंटेन रखे। क्या? ओरल हाइजीन वो अपनी मेंटेन रखे। उसके बाद में हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि डू नॉट स्मोक। स्मोकिंग के लिए भी उसको हम कहेंगे, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब जो बैड हैबिट्स हैं उनको पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि आप जो हैं जब तक कम से कम मिनिमम आप अपना जब तक इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो जाता तब तक आप स्मोकिंग और अल्कोहल जो है वो अवॉइड कीजिए। क्योंकि जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं वो स्मोकिंग से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। मोस्टली स्मोकिंग से जो लंग्स जो है वो अफेक्टेड होते हैं, प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता और इस तरह से उनमें एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। इसलिए पेशेंट को हम कहेंगे कि टू अवॉइड बैड हैबिट्स, और पेशेंट को हम कहेंगे कि गुड न्यूट्रिशनल डाइट वो ले। ओके, गुड न्यूट्रिशनल डाइट के बारे में भी हम पेशेंट को एडवाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि वार्म कंप्रेशन देंगे, फिजिकल असेसमेंट करेंगे पेन का, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक को कहेंगे हम, पेशेंट को अवॉइड करवाएंगे स्विमिंग, और जो पेशेंट है उसको ये भी कहेंगे कि कोल्ड एनवायरनमेंट में वो ना जाए। ओरल हाइजीन के बारे में हम उसको समझाएंगे। उसको हम और भी क्या एडवाइस दे सकते हैं इसमें, जो नेजल ड्रॉप है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो, नेजल ड्रॉप का एडमिनिस्ट्रेशन उसको हम बताएंगे। हेल्थ एजुकेशन देंगे उसको कि किस तरह से आपको नेजल ड्रॉप्स हैं, कुछ ड्रॉप्स आती हैं जैसे कि आई ड्रॉप्स होती हैं, उसी तरह से कुछ ड्रॉप्स आती हैं जो कि जैसे कहते हैं ना, बंद नाक को ट्रीट करने के लिए डायरेक्ट नोज में इंसर्ट कराया जाता है, ड्रॉप्स कुछ डाली जाती है ताकि नेजल डिकंजेस्टेंट से रिलीफ मिल सके। तो उसको हम बताएंगे कि किस तरह से, किस पोजीशन में आपको रह के ये ऐसे एडमिनिस्टर करना है, कितना टाइम करना है। और इसमें अगला चीज़ हम क्या कहेंगे, मेडिकेशंस के बारे में हम उसको एडवाइस देंगे। मेडिकेशन के बारे में हम उसको क्या एडवाइस देंगे, उनकी डोज,
रूटीन, टाइम, अगर वो डोज मिस कर देता है तो क्या करना है, कब लेनी है, ये सब चीज़ें हम उसको पेशेंट को एडवाइस करते हैं, हेल्थ एजुकेशन हम इसको देते हैं। सो फ्रेंड्स, काफ़ी पॉइंट हो गए ये नर्सिंग मैनेजमेंट के, ये हम इसमें देख लेंगे दोबारा। आप, आई होप कि ये समझ में आ रहा है बिल्कुल आपको। अगला जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नर्सिंग डायग्नोसिस, और नर्सिंग डायग्नोसिस डिजीज का लास्ट टॉपिक है। नर्सिंग डायग्नोसिस, इसमें क्या क्या बन सकते हैं, चलो देखते हैं हम इसमें। जैसे कि ये एक इन्फेक्शन कंडीशन है और इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हमने पढ़े थे। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें पेन का बना सकते हैं कि इसमें पेन हो रहा है तो हम पेन बना सकते हैं, पेन ड्यू टू द इन्फेक्शन बना सकते हैं। इसमें कई सारे बन सकते हैं, पेन ड्यू टू इन्फेक्शन। ओके, पेन को हम पहले तो पेन रिलीव करेंगे, फिर हम उसमें देखेंगे कि कहीं इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो जाए। तो इन्फेक्शन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, क्या कहेंगे, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू रिस्क फॉर इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और ये रिस्पेक्शन, इससे मैंने अपने कल पढ़ा था, अगर ये चिल्ड्रंस में अगर हो रहा है तो अगर ये ट्रीट नहीं किया जाता है तो उसमें चाइल्ड में मेनिंजाइटिस जो है वो देखा जा सकता है, वो हो सकता है, ब्रेन एब्सिस उसके अंदर हो सकता है। तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन भी एक प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो अच्छा डायग्नोसिस है। अब इसमें हम वैसे ABC के हिसाब से देखें तो एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन माना जाता है, पर यहाँ पर पेन और रिस्क फॉर इन्फेक्शन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी या फिर एबनॉर्मल ब्रीदिंग या इनफेक्टिव ब्रीदिंग, ये जो भी डायग्नोसिस है ये अपने अपने मेमोरी के हिसाब से अपन ऊपर नीचे को कर सकते हैं। ये तीनों ही प्रायोरिटी वाइज अच्छे डायग्नोसिस हैं। इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, ये तीन जो है इसमें मेजर डायग्नोसिस बनते हैं। इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मोस्टली अगर इसको ब्रीदिंग पैटर्न को ऊपर रखा जाए तो बढ़िया रहता है, पर अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स ब्रीदिंग पैटर्न को जो है वो ज़्यादा पेशेंट्स में नहीं देखा जाता। ज़्यादातर इसमें पेन, हेडेक जो है ये चीज़ देखी जाती है, तो पेन को इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। आप चाहे तो ब्रीथिंग पैटर्न को भी ऊपर लिख सकते हैं ABC के अकॉर्डिंग। एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन इसका मतलब होता है प्रायोरिटी वाइज हम इसको जब सेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगला जो है इसमें हम बना सकते हैं इन्फेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न बना लिया। चौथा हम इसमें क्या कर सकते हैं, नॉलेज डेफिशिएट का बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें नॉलेज डेफिशिएट का हर किसी भी डिजीज में हम ये बना सकते हैं। हम सब चीज़ डिस्कस करेंगे जैसे ही हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। हम टॉप 10 to 15 डायग्नोसिस हैं वो डिस्कस करेंगे, जिनमें कुछ ईयर के होंगे जो ईयर की हर डिजीज़ में हेल्पफुल रहेंगे, कुछ नोज़ के होंगे जो कि नोज़ की हर डिजीज़ में हेल्पफुल रहेंगे, कुछ अपन थ्रोट के देखेंगे तो वो थ्रोट के हर डिजीज़ में हेल्पफुल रहेंगे, और बाकी हम कुछ तीन जो है वो कॉमन पढ़ेंगे जो तीनों की डिजीज़ में हम अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का भी ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नॉलेज डेफिशिएट, इसका हम लास्ट नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हैं, एंजाइटी लिख सकते हैं, पांचवा जो भी है। हम इसमें कई सारे इस तरह से अपने नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग हम इसमें बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसी के साथ अपना टॉपिक ये कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी, आई होप कि आपको समझ में आया है। हमने साइनोसाइटिस कवर किया, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ा कि ये क्या था, इन्फेक्शन था किसका, साइनस का। साइनस मेम्ब्रेन, साइनस के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फेक्शन की कंडीशन बन जाती है जिसको हम साइनोसाइटिस कह रहे थे। एक्यूट और क्रोनिक में हमने इसको डिवाइड किया। कोच के अंदर हमने देखा था TDNS, DNS की जो हमने शॉर्ट फॉर्म बताई थी, डेंटल इन्फेक्शन, नेजल सेप्टम इन्फेक्शन, और S से था स्विमिंग वगैरह, हमने ये चीज़ इसमें डिस्कस की थी। उसके बाद में हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी, साइन सिम्टम देखे, और फिर हमने इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखते देखते कॉम्प्लिकेशंस को पढ़ा था, और आज की क्लास में हमने मैनेजमेंट को कंप्लीट किया है। सो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट आप अच्छे से इसका देखिए, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, और एज ए स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपने जो रियल लाइफ है उसमें भी ये चीज़ें अपने को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो मैनेजमेंट इज़ नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो फोकस कीजिए मैनेजमेंट के ऊपर जितना ज़्यादा हो सके, नर्सिंग मैनेजमेंट के ऊपर, विच इज़ गोइंग टू हेल्प अस मोर एंड मोर।
तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, बिकॉज योर वन लाइक रियली मैटर्स फॉर मी and it motivate me to create more effective content. So friends, keep supporting, stay tuned. Thank you.